स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन होगा। ये जो दिल्ली सल्तनत है ये 1206 से शुरू हुई और 1256 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हुई हैं, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा उत्तराधिकार का नियम। देखिए, यहाँ पर उत्तराधिकार का जो नियम है, उत्तराधिकार का मतलब होता है उस सुल्तान के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वही उत्तराधिकारी होगा। तो यहाँ उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, यानी ज्येष्ठ पुत्र बनेगा या कौन सा पुत्र बनेगा ऐसा निश्चित नहीं था। इसके लिए जो जिम्मेदार होता था अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग और योग्यता निर्भर करती थी। ये बात अलग है कि इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन की नींव रखी। तो देखिए, यहाँ प्रशासन का जो केंद्र होता था ये राजधानी होता था, अर्थात प्रशासन राजधानी से संचालित होता था। तो किन किन सुल्तानों ने अपनी राजधानी को कहाँ कहाँ शिफ्ट किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और मैचिंग के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए, अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लाहौर को। लेकिन यहाँ एक डाउट आप लोगों का मैं और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध जीता तो अजमेर और दिल्ली पर गोरी का अधिकार हो गया। गोरी भारतीय प्रांतों को जीतकर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता था और अपने मुल्क चला जाता था। तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय दिल्ली को अपना हेडक्वार्टर बनाया था, ध्यान रखना है। लेकिन जब ये सुल्तान शासक बना तो इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया, न कि दिल्ली को। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल जो था ये दिल्ली को बनाया था, ये ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी भी दिल्ली थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। तो मंगोलों से बचने के लिए इसने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सीरी का किला भी बनाया और सीरी नगर भी बसाया। और इसने दिल्ली राजधानी थी शुरू में, लेकिन 1303 में इसने अपनी कैपिटल सीरी को बनाया था। यह सीरी भी दिल्ली में है, कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है। ये जो गियासुद्दीन तुगलक है, जब ये सुल्तान बना तो इसने तुगलकाबाद नगर बसाया और ये जो तुगलकाबाद है ये दिल्ली में ही है और तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया था, दौलताबाद। देखिए, जो दौलताबाद है इसकी लोकेशन महाराष्ट्र में है और जो देवगिरी होता था देवगिरी ही दौलताबाद है। इसका एक नया नाम भी है, इसे हम कुतुब इस्लाम भी कहते हैं। यहाँ राजधानी जो बनाई गई, यहाँ अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन इसके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं या राजनीतिक कारण। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था और आगरा शहर भी बसाया था। इसके बाद जो अंतिम शासक इनका इब्राहिम लोदी आता है, उसके समय भी राजधानी आगरा रही। अब देखिए, यहाँ पर सुल्तान की स्थिति देखेंगे। सुल्तान देखिए, सुल्तान जो है ये प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था, का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु। ये जो सुल्तान है ये गैर धार्मिक नेता होता था। और इसका जो पद है ये पद इसका वंशानुगत। और मैंने अभी आपको बताया था कि वंशानुगत जो पद था ये इल्तुतमिश ने किया था। ये प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था, सर्वे सर्वा। देखिए, यहाँ सर्वे सर्वा से तात्पर्य क्या है, जैसे हम कहें मुख्य न्यायाधीश यही है, मुख्य सेनापति भी यही है, सेनापति। सभी कानून भी यानी पॉलिसी मेकिंग भी सुल्तान करता है और सभी नियुक्ति करता था, नियुक्ति। देखिए, ये किसी भी अमीर को, यहाँ अमीर से तात्पर्य अधिकारी से होता है, ये किसी भी अमीर को कोई भी विभाग या मंत्रालय सौंप सकता था। यहां सुल्तान की सहायता करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विभागों के नाम आए हैं, और वो 4 विभाग होते थे। मैं यहाँ पर उनके नाम लिखूंगा और बाद में मैं पूरा डिस्कस भी करूंगा। जिसमें एक नाम आता है दीवाने विजारत, एक नाम आता है दीवाने रसालत, एक नाम आता है दीवाने इंसा, और एक नाम आता है दीवाने अर्ज। ये 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं। जो इनके अध्यक्ष होते थे उनसे प्रशासन में सलाह मशवरा लेता था, लेकिन सलाह मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं था। तो ये जो 4 विभाग आप देख रहे हैं ये चारों, ये सब सरकारी हैं। लेकिन इनके अलावा सुल्तान को ये अधिकार था कि कुछ गैर सरकारी
लोगों से भी परामर्श ले सकता था। तो यहाँ गैर सरकारी और सरकारी जो आप देख रहे हैं, इनको मिलाकर एक संस्था बनती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहते थे। मजलिस ए खलवत कहते थे, खलवत। देखिए, मजलिस ए खलवत एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्री परिषद है उसके जैसी संस्था थी, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उसके जैसी एक संस्था है जिसको हम मजलिस ए खलवत कहते थे। हमने यहाँ सुल्तान पे चर्चा की है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो है नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात, ये जो नायब ए मामलिकात पद है इसे बैरमशाह ने बनाया था। बैरमशाह, और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति एतगिन था। एतगिन। देखिए, नायब ए मामलिकात जो पद है ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद है। सुल्तान अगर योग्य है तो ये पद महत्वहीन हो जाता था, अगर सुल्तान अयोग्य होता था तो ये पद इतना महत्वपूर्ण था कि सुल्तान की अधिकांश शक्तियां इसी में आ जाती थी। तो जब चालीसा का वर्चस्व था तो उस समय ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका जो अंत था ये बलबन ने किया था, बलबन ने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की यदि बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसने इस पद को पुनः बनाया और इस पर मलिक काफूर को बैठाया था। मलिक काफूर को बैठाया। अलाउद्दीन खिलजी तो चूंकि बहुत ही योग्य शासक था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हुआ काफूर, और सुल्तान की जो शक्तियां थी इस नायब मामलिकात पद में आ गई। लेकिन काफूर की हत्या कर दी गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र है जिसका नाम मुबारक खिलजी है। मुबारक खिलजी। खिलजी जब ये सुल्तान बना तो उसने अपना जो नायब है ये खुसरो खां को बनाया। खुसरो खां को बनाया, और इस खुसरो खां ने ही मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। अर्थात ये जो पद था ये बहुत ही बदनाम हो चुका था। लेकिन जब तुगलक वंश आया, तुगलक वंश ने इस पद के जो अधिकार थे, ये अधिकांश जो इसके अधिकार थे ये वजीर को सौंप दिए। इसलिए तुगलक काल में वजीर का महत्व बढ़ा। यही कारण है कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विजारत के चरमोत्कर्ष का काल किस वंश को कहा जाता है, तो तुगलक काल को वजीर के चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनके क्या क्या काम होते थे, कौन कौन से विभाग हैं, इनके अध्यक्ष को क्या कहते थे, मैं इन पे चर्चा कर रहा हूँ। दीवाने विजारत। देखिए, दीवाने विजारत का जो अध्यक्ष होता था इसे हम वजीर कहते थे। वजीर। वजीर के लिए एक वर्ड भी आया है, अहले कलम। अहले कलम का मतलब होता है विद्वान, यानी वजीर हमेशा विद्वान होना चाहिए। ये जितने विभाग हैं सभी को मंत्रालय सौंपे गए हैं, लेकिन वजीर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। जैसे वर्तमान में कैबिनेट मंत्रियों में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, इस तरीके से वजीर की होती थी। तो ये वजीर एक तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय वित्त मंत्री का काम करता था, और उसके साथ साथ ये प्रजा और सुल्तान के बीच में एक ब्रिज यानी सेतु का काम करता था। दीवाने रसालत। देखिए, दीवाने रसालत एक विदेश विभाग है, और इसका जो अध्यक्ष होता था एक विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। अब विदेश मंत्री की हैसियत से तात्पर्य यानी पड़ोसी देशों से कूटनीतिक संबंध बनाना है। जितने भी पड़ोसी देशों से संधि या समझौते होते थे उसमें ये सुल्तान को परामर्श भी देता था। जितने विदेशों में राजदूत नियुक्त किए जाते थे या यहाँ पर आते थे उनकी व्यवस्था करना आदि इसका कार्य था। दीवाने इंशा। देखिए, इसका जो अध्यक्ष होता था इसे दबीर ए खास कहते थे। दबीर ए खास कहते थे। ये जो दबीर ए खास है, खास, ये पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होता था। यानी यहीं पर सुल्तान के यानी शाही आदेश लिखे जाते थे और यहीं से वो डिस्पैच होते थे। ये जो दीवाने अर्ज हैं ये एक सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग। देखिए, जो सैन्य विभाग है इस विभाग को ड्राफ्टिंग जो किया था ये इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन एक विभाग का जो रूप दिया ये बलबन ने दिया था सैन्य विभाग को। और ये जो सैन्य विभाग है इसका जो अध्यक्ष होता था इसे हम आरिजे मुमालिक कहते थे। आरिजे मुमालिक कहते थे। मुमालिक। तो देखिए, इस आरिजे मुमालिक का काम युद्धों का नेतृत्व भी करता था, सैनिकों की भर्ती करता था, उनके वेतन वर्दी की व्यवस्था करता था, सेना का निरीक्षण करता था, आदि आदि। तो देखिए, ये सेना का प्रमुख है लेकिन मुख्य सेनापति नहीं। ये क्वेश्चन आईएएस में एक बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत में सेना का
मुख्य सेनापति कौन होता था? तो कुछ स्टूडेंटों ने सोचा कि आरिज़ ममालिक होगा, लेकिन ये नहीं। मुख्य जो सेनापति वो सुल्तान होता था, इसे सेना का प्रमुख जरूर कहा जा सकता है। तो यहाँ ये 4 महत्वपूर्ण विभाग थे। इसके अलावा कुछ अन्य विभाग भी हैं, अब मैं उन पे चर्चा करूंगा। तो देखिए, कुछ अन्य विभाग हैं जिनमें एक नाम आता है वकील दर। ये वकील दर जो है, ये सुल्तान के गृह विभाग का अध्यक्ष होता था। गृह विभाग यानी सुल्तान का जो रेजिडेंस होता था, उसमें किस किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी, वो यही करता था। इसके साथ साथ जो भोजनालय आदि होता था, उसकी व्यवस्था भी यही करता था। एक नाम आता है सर ए जानदार। देखिए, सुल्तान के जो अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड, उसे हम जानदार कहते हैं, अंगरक्षक। और इसका जो अध्यक्ष होता था, इसे हम सरे जानदार कहते थे। इनकी संख्या 2 होती थी, एक सुल्तान के लेफ्ट में बैठता था और एक राइट में बैठता था। एक नाम आता है सदर उसदूर। देखिए, एक धार्मिक पद है, अर्थात ये धार्मिक मामले देखता था, धार्मिक मामले देखता था। यानी सुल्तान द्वारा धार्मिक उद्देश्य से जो भूमि दान दी जाती थी, उसके लिए सुल्तान को परामर्श देता था। मस्जिदों का निर्माण होना है, मकतबों का निर्माण होता है, आदि आदि, उसी को यही देखता था। एक नाम आता है काजी उल कुजात। देखिए, सुल्तान के बाद दूसरा बड़ा न्यायाधीश है। जब सुल्तान निर्णय सुनाता था तो न्यायिक मामलों में सुल्तान को परामर्श भी देता था। अश्व ए आखुर जो है, ये जो अश्व सेना है, अश्व सेना, ये इसका प्रधान होता था। सहना ए पील यानी जो हाथियों की सेना थी, गज सेना, ये उसका प्रधान होता था। मीर ए बहर, एक यहाँ पर नेवी थी यानी नौसेना, ये नौसेना का प्रधान था। बरीद ए मुमालिक, देखिए बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग जो होता था, गुप्तचर विभाग, ये उसका प्रधान होता था। दीवाने इस्ताक, जो यहाँ पेंशन दी जाती थी, ये पेंशन विभाग को दिखता था। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब, देखिए अमीर हाजिब, ये दरबार की व्यवस्था दिखता था, दरबार की व्यवस्था दिखता था, व्यवस्था। इसके साथ साथ सुल्तान से जो मिलने आता था, सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जो अर्जी है, उसे सुल्तान तक पहुंचाता था। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण विभाग तो नहीं है, लेकिन यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी हमने केंद्रीय प्रशासन पे चर्चा की है, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन केंद्र किस किस तरीके से प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयों में बटा था। तो यहाँ आता है एक वर्ड प्रांत। इस प्रांत को हम विलायत भी कहते हैं, विलायत, और इस विलायत को हम इक्ता भी कह सकते हैं, इक्ता। ये जो प्रांत हैं, ये सिकों में बटे थे और सिक यानी जिलों में बटे थे। जिला परगना में बटा था, परगना, और परगने गांव में बटे थे, गांव। देखिए, यहाँ पर प्रांत या विलायत या इक्ता, इनकी संख्या निश्चित नहीं थी, संख्या निश्चित नहीं थी, निश्चित नहीं थी। एक्चुअली में ये सुल्तान की योग्यता पर निर्भर करता था। अगर सुल्तान योग्य है तो आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ा लेता था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो सबसे बड़ा साम्राज्य उसी का था। ये बात अलग है कि उसके समय विजयनगर और बहमनी 2 राज्य अलग बने। तो इसका जो अधिकारी था, इसे हम वली या मुक्ता, मुक्ता या इक्तेदार, इक्तेदार या नाजिम भी कहते थे, नाजिम। ये एक सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। यानी आज वर्तमान में जैसे भारत के अंदर जो स्टेट हैं, उनसे इसकी तुलना की जा सकती है। और हमारा जो मुख्यमंत्री है वो पीएम के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो वही काम इसका था। इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी था कि प्रांतों में राजस्व एकत्र कराना है, और इस राजस्व से वो अपना खर्च चलाता था। खर्च चलाने के बाद जो शेष राजस्व बचता था, उसे केंद्रीय खजाने में जमा किया जाता था, और इसे हम फाजिल या फाजिल कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन प्रीलिम में बहुत बार पूछा गया है, और फाजिल या फाजिल क्या है, ये 20 वर्ड में शॉर्ट नोट मेंस में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब ये जो प्रांत हैं, ये सिकों में बटे थे, सिक यानी जिले में बटे थे, और इसका जो अधिकारी था ये सिकदार होता था। सिकदार ये एक फौजी अधिकारी है, और ये सिकदार अपने सिक में न्यायिक कार्यों को भी करता था। परगना, परगना सिख परगनों में बटे थे। सामान्यतः जो 100 गांव थे, 100 गांव का एक परगना माना जाता था, और इसका मुख्य अधिकारी आमिल होता था।
मुख्य आमिल हैं, इसकी सहायता के लिए कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे। और यहाँ प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वो गांव होती थी, गांव। तो इस गांव का जो अधिकारी है ये मुकद्दम होता था, मुकद्दम या खुद या चौधरी आदि नामों से भी इसे जाना जा सकता है। इसे मुखिया की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो इसका जो कार्य था गांव से राजस्व एकत्र करना है और गांव की सुरक्षा पर ध्यान देना था। तो देखिए, एक तो इस केंद्रीय प्रशासन को हमने इस तरीके से बांटा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नगरों का उदय हुआ, नगरों का उदय, यानी नगर के प्रशासन की बात करें। देखिए, भारतीय इतिहास में जब हम लोगों ने स्टोन एज को पढ़ा, फिर कॉपर स्टोन एज को पढ़ा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेकिन उसके बाद वैदिक पीरियड आया, वो अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी, वो रूरल सिविलाइजेशन थी। लेकिन 600 BC में जो 16 महाजनपद बने थे, फिर द्वितीय नगरीय क्रांति आई, यानी सेकंड अर्बन रिवोल्यूशन। उसके बाद भारत के अंदर नगरीय क्रांति नहीं थी, यानी एक ग्रामीण प्रशासन इस तरीके से होता था। और राजपूत काल में सामंतवाद आने के कारण भारत की स्थिति दयनीय थी। लेकिन जब तुर्क लोग आए तो तुर्कों के समय नगरों का पुनः निर्माण हुआ। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में अगर नगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 2 अधिकारी नियुक्त होते थे। एक का नाम होता था मुहितसिब और एक का नाम कोतवाल होता था, कोतवाल। देखिए, मुहितसिब का काम होता था, ये लोगों के नैतिक आचरण की जांच करता था, यानी लोगों के नैतिक आचरण को देखता था। यानी एक तरीके से धार्मिक नेता जैसी इसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन यहाँ का जो मुख्य अधिकारी था ये कोतवाल होता था, जिसका काम यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना है, बेरोजगारों की लिस्ट तैयार करनी है। अब बेरोजगार, जैसे फिरोज तुगलक की बात करें तो उसने एक रोजगार दफ्तर बनवाया था, यानी नगर के जितने भी अधिकार होते थे वो सब इस कोतवाल में होते थे। तो देखिए, जो प्रशासन है इसमें हमने केंद्रीय प्रशासन पे चर्चा की है। राजस्व प्रशासन, यानी दिल्ली सल्तनत की सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, कहां कहां से टैक्स आता था, इस पे भी मैं चर्चा कर चुका हूं पिछली वीडियो में। अब हम लेकर चलेंगे इनकी जुडिशरी, न्याय प्रशासन को। देखिए, यहां पर जो न्याय प्रशासन है, इनका जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय एज ए सुप्रीम कोर्ट, ये सुल्तान का दरबार होता था, सुल्तान का दरबार होता था, दरबार। और इस सुल्तान के दरबार को हम दीवान मजलिस कहते थे, दीवान ए मजलिस कहते थे, मजलिस कहते थे। सुल्तान जब अपना निर्णय सुनाता था तो इसमें काजी और मुफ्ती सुल्तान की सहायता करते थे। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो न्याय प्रशासन है इसमें इस्लामिक कानून लागू होते थे, इस्लामिक कानून लागू होते थे। और इन इस्लामिक कानून के जो आधार थे, आधार उसमें कुरान, हदीस, इजमा और कयास। जैसे वर्तमान की जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाया जाता है, आईपीसी, सीपीसी आदि को आधार बनाया जाता है। तो इस्लामिक कानूनों के जो आधार थे वो कुरान, हदीस, इजमा और कयास होता था। देखिए, यहां भी प्रीलिम में कोई क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इन 4 में से एक गलत दे दिया जाएगा और वही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन भिन्न है या कौन डिफरेंट है इस्लामिक कानून। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे एंसेंट हिस्ट्री में हम देखते हैं कि मनु स्मृति लिखी गई सुंगकाल में, और मनु ने लिखी थी, जो विधि से संबंधित पहली पुस्तक है। तो जो पहले हिंदू विधि वेत्ता हुए हैं उनका नाम मनु था। अगर हम इस्लामिक की बात करें तो यहाँ पर जो पहले विधि वेत्ता हुए उनका नाम अबू हनीफा था, अबू हनीफा था। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबू हनीफा। अगर दोनों पक्ष, वादी और प्रतिवादी हिंदू हैं तो हिंदू कानून लागू होंगे, यदि दोनों मुस्लिम हैं तो इस्लामिक कानून लागू होंगे, यदि एक हिंदू और एक मुस्लिम है तो भी इस्लामिक कानून लागू होते थे। यहाँ की जो दंड व्यवस्था है, दंड व्यवस्था ये बहुत ही कठोर थी। कठोर से तात्पर्य यहाँ पर कारावास दिया जाता था, कारावास। यहाँ आर्थिक जुर्माने भी होते थे, आर्थिक जुर्माने। यहाँ मृत्युदंड भी होता था, मृत्युदंड।
आदि का विधान था। तो ये यहाँ की दंड व्यवस्था थी। अब हम लेकर चलेंगे इनके सैन्य प्रशासन को, यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रशासन दो तरीके का होता है। एक ऐसा होता है जिसमें पुलिस स्टेट कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है, यानी जिसमें सरकार डंडे के दम पे काम करती है, और एक कल्याणकारी होता है। तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासन है उसमें जो सैन्य व्यवस्था है, यहाँ जितने भी सुल्तान हुए हैं वो सब सैनिक हुए हैं, अर्थात इन्होंने कल्याण के स्थान पर सेना पर अधिक ध्यान दिया। अगर हम सैन्य विभाग की बात करें, इसके प्रारूप को इल्तुतमिश ने तैयार किया था, लेकिन सैन्य विभाग जो पृथक रूप से बनाया ये बलबन ने बनाया था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी ये पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। इसके साथ साथ इसने सैनिकों का हुलिया लिखा, सैनिकों का हुलिया लिखा, हुलिया, और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। एक्चुअली में क्या होता है, सैनिकों का हुलिया से तात्पर्य होता है वो इसलिए लिखा गया जिससे सैनिक को बदला नहीं जा सके। घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसलिए चलाई क्योंकि जो शाही सेना में घोड़े भर्ती होते थे, सरकार उन पर एक विशेष चिन्ह लगाती थी जिससे उन घोड़ों को बदला नहीं जा सके। इसी प्रथा को, जो सैनिकों का हुलिया और घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी, इसे गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कंटिन्यू रखा। अगर हम सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो उसने भी ये घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई और सैनिकों के हुलिये के स्थान पर उसने चेहरा प्रथा लागू की थी, चेहरा प्रथा लागू की थी। अब हम यहाँ पर सेना की बात करते हैं। एक्चुअल में यहाँ दो प्रकार की सेना है, एक सुल्तान की सेना है, सुल्तान की सेना, यानी यहाँ पर सुल्तान की सेना, क्या मैं एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ पर, जानदार या सर ए जानदार, जानदार, ये सुल्तान के बॉडीगार्ड होते थे जो सुल्तान की सुरक्षा को देखते थे। एक प्रांतों में वली या मुक्ता की सेना होती थी, या मुक्ता की सेना होती थी, या अमीरों की सेना होती थी जो प्रांतों में नियुक्त होती थी। ये जो प्रांतों में सेना नियुक्त होती थी इसे हम हश्म ए अतरफ कहते थे, हश्म ए अतरफ कहते थे, अतरफ। देखिए, प्रांतों की सेना और सुल्तान के जो अपनी निजी सेना है, जब ये दोनों मिल जाती थी तो इसे हम हश्म ए कल्ब कहते थे, हश्म ए कल्ब कहते थे। यानी ये जो हश्म ए कल्ब है यही सल्तनत की पूरी सेना होती थी। यहां पर जो सिपाही हैं इस सेना में जो सिपाही अपॉइंट होते थे ये दो प्रकार के होते थे। एक होते थे वहजिस और एक होते थे गैर वहजिस। देखिए, वहजिस एक परमानेंट हैं, स्थायी सैनिक हैं, और गैर वहजिस अस्थायी होते थे। यानी जब युद्ध होता था इनकी नियुक्ति तभी होती थी और इन्हें वेतन आदि तभी दिया जाता था। जैसे जब मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के टैक्स की बात की थी तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ था खुम्स। खुम्स का मतलब होता है लूट का धन। यानी ये जो गैर वहजिस जो सैनिक हैं, जो सेना लूट कर लाती थी उसका हिस्सा इनको भी दिया जाता था। अब हम सेना के प्रकार की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 4 प्रकार की सेना थी। एक है पैदल सेना, पैदल सेना, एक है अश्व सेना, एक है गज सेना, और एक है नौसेना। देखिए, जो पैदल सेना है इसके अधिकारी को पायक कहते थे, पायक, और इस सेना में अधिकांश जो सिपाही थे वो हिंदू होते थे। अश्व सेना, इसका जो अधिकारी था इसे अश्व ए आखुर कहते थे, ए आखुर कहते थे। देखिए, गज सेना का जो प्रधान था इसे सहना ए पील कहते थे, सहना ए पील कहते थे, और नौ सेना का जो अधिकारी था इसे मीर ए बहर कहते थे, बहर कहते थे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो सैन्य प्रशासन है इसमें डेसिबल सिस्टम या दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया गया था, दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया गया था,
और ये जो दशमलव प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है ये दिल्ली सल्तनत में जो आया ये मंगोलों से आया था, मंगोलों से आया। एक्चुअली में जब जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहा था तो इसके समय जो मंगोलों का आक्रमण हुआ इसने उन मंगोलों से समझौता कर लिया और उसकी सेना को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। तो दशमलव प्रणाली में जो इसका सिस्टम है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए 10 अश्वारोही यानी जो 10 सिपाही होते थे इनके ऊपर जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसे हम सिपे सालार कहते थे। सिपे सालार 10 सिपे सालार के ऊपर जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसे एक सरीखेल कहते थे और 10 सरीखेल के ऊपर एक अमीर नियुक्त होता था, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक नियुक्त होता था, 10 मलिक के ऊपर एक खान नियुक्त होता था और जितने भी खान होते थे उनके ऊपर सुल्तान होता था। तो देखिए अब यहां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सैन्य जो प्रशासन है यानी जो मुख्य सेनापति है वो कौन है या सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? सुल्तान। एक बार आईएएस में लगभग 2002 या 3 की बात होगी, वहां एक क्वेश्चन दिया गया था, वहां सुल्तान नहीं दिया था कि निम्न में कौन सेना का सर्वोच्च अधिकारी है, तो यहां पर आंसर खान आ जाता है। तो देखिए ये सब सैन्य उपाधियां हैं। जैसे अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि एक सेनापति था तो उसने सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं की थी, तो वो मलिक और सिपे सालार जैसी उपाधियों से ही संतुष्ट रहा था। तो ये उसकी उपाधियां थी। अब यहां पर बात करेंगे किले, किसके सुल्तान ने कौन कौन से किले बनवाए थे। देखिए साम्राज्य की सुरक्षा में सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन उसमें सुरक्षा की दृष्टि से किलों का भी योगदान होता है। किले, फोर्ट। तो देखिए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो किलों की बात करें तो इसमें सबसे पहली बार जो ध्यान दिया ये बलबन ने दिया था, बलबन ने। और बलबन ने पश्चिमोत्तर दिशा में किले बनवाए, जबकि ये ध्वस्त हो चुके हैं। इसी तरीके से दिल्ली की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने सीरी का किला बनवाया था। और सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ का किला बनाया था, बादलगढ़। अब यहां एक महत्वपूर्ण हथियार था अस्त्र शस्त्र, उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत में गोला बारूद या तोपों का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए भारत के अंदर बारूद की अगर हम बात करें या तोपों का प्रयोग की बात करें तो 1526 में पहली बार बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो यहां पर गोला बारूद तोपों का प्रयोग तो नहीं होता था, लेकिन यहां पर एक वर्ड आया है कुशकुंजिर। ये दिल्ली सल्तनत में प्रयोग होता था और ये तोप का बिगड़ा हुआ रूप था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कुशकुंजिर क्या है। तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रशासन था। बहुत छोटी छोटी सी बात मैंने सब डिस्कस की हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लगभग सारे इस टॉपिक में आ गए हैं। एक्चुअली में जीएस और ऑप्शनल की क्लासों में डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जीएस की क्लास है और मैं समझता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इसमें आगे होंगे। और एक दूसरी बात, मेरी जितनी भी क्लास होती हैं उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उसका एक पेपर भी बनाता हूँ। अगर आप पेपर देने के इच्छुक हैं तो जीत आईएएस के टेलीग्राम से जुड़ें और हमारी आगे वीडियो देखने के लिए जीत आईएएस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।